गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपकी टू टाइप ऑफ सिग्नलिंग जो है वो डिस्कस कर ली थी। एक था जीपीसीआर और एक था आपका आरटीके। ठीक है। अब जो सिग्नलिंग हमने डिस्कस करनी है उसका नाम है रिसेप्टर गुआनिलाइल साइक्लेजेस। कि रिसेप्टर गुआनिलाइल साइक्लेज क्या होते हैं? एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे वहां पर एडिनाइल साइक्लेज था और वो क्या बना रहा था आपका साइक्लिक एएमपी। लेकिन जो रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज होता है वो जनरली जीटीपी से क्या बनाता है आपका साइक्लिक जीएमपी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। सो रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेज इज साइक्लिक जीएमपी एंड प्रोटीन काइनेज जी। ठीक है, यहाँ पर जिस रिसेप्टर की हम बात कर रहे हैं ये ग्वानिलाइल साइक्लेज यहाँ पर एक्टिवेट होता है और सेकंड मैसेंजर क्या बनता है साइक्लिक जीएमपी। और कौन सा प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है उसका क्या नाम है प्रोटीन काइनेज जी। ठीक है। सो जो ग्वानिलाइल साइक्लेज होते हैं ये रिसेप्टर एंजाइम्स हैं और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये जीटीपी को किसमें कन्वर्ट करते हैं साइक्लिक जीएमपी के अंदर। ठीक है। मैनी ऑफ द एक्शन ऑफ साइक्लिक जीएमपी इन एनिमल्स आर मेडिएटेड बाय साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ठीक है, देखो ये सिमिलैरिटी है, जैसे वहां पर भी साइक्लिक एएमपी था। साइक्लिक एएमपी किसको एक्टिवेट कर रहा था? प्रोटीन काइनेज ए को। ठीक है। ऐसे ही यहां पर साइक्लिक जीएमपी है तो उन्होंने नाम दे दिया प्रोटीन काइनेज जी। ठीक है ना, क्योंकि ये अब आपको क्लियर होना चाहिए कि जो सेकंड मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, जैसे वही है ना, जो भी आपका सिग्नल है हार्मोन है वो तो सेल के अंदर जा नहीं रहा है। ठीक है। वो जस्ट एक सिग्नल देता है सेल को कि उसके बाद एक मैसेंजर जनरेट होता है एंड दैट मैसेंजर विल कैरी फॉरवर्ड द सिग्नल। आगे मेनली वही देख रहे हो, हर जगह मैक्सिमम काइनेज ही आते हैं। ठीक है। चाहे आपने जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग पढ़ी है, चाहे आपने आरटीके वाली पढ़ी है, उसके तो नाम में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, वहां पे भी सारे काइनेज ही थे। तो मेनली यही हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो सिग्नलिंग पाथवे है वहां पर आप देर इज सम मैसेंजर दैट विल बी जनरेटेड। दैट मैसेंजर विल एक्टिवेट सम काइनेज, फिर वो एक काइनेज दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रही है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है। जैसे ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि जैसे क्वेश्चन तो ये था कि कौन से अमीनो एसिड की फॉस्फोराइलेशन नहीं होती है। ठीक है। तो जनरली कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं जिनकी फॉस्फोराइलेशन होती है? हाँ, क्योंकि जिनके पास जनरली ओ एच ग्रुप होता है, सेरिन की होती है, थ्रियोनिन की होती है और टायरोसिन, ये जैसे आपने पिछली सिग्नलिंग में ही पढ़ा है। ठीक है। और कोई अमीनो एसिड जिसकी फॉस्फोरिलेशन हमने पढ़ी हो पहले इनके अलावा? ये तीनों तो अभी आप पिछले पाथवे में भी आपने देखा। जैसे जो राफ वन था उसने एमईके के अंदर दोनों सिरिन पे फॉस्फेट ऐड किया था और एमईके ने ईआरके के एक थ्रियोनिन और एक टायरोसिन पे ऐड किया था। ठीक है। इसके अलावा कोई अमीनो एसिड जो फॉस्फोरिलेशन दिखाता है जो हमने पढ़ा हो? हाँ, एक हमने एस्पार्टिक एसिड पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था ये? एस्पार्टिक एसिड की फॉस्फोरिलेशन कहाँ पड़ी थी? हम्म। पी टाइप एटीपीसीज। पी टाइप एटीपीसीज में हमने क्या पढ़ी थी? एस्पार्टिक एसिड की फॉस्फोरिलेशन। ठीक है। और ऑन एक्टिवेशन बाय साइक्लिक जीएमपी प्रोटीन काइनेज जी क्या करता है, वो सेरिन और थ्रियोनिन रेजिड्यूज को फॉस्फोरिलेट करता है टारगेट प्रोटीन्स के अंदर। ठीक है। जैसे यहां पर भी प्रोटीन काइनेज जी क्या लिखा है, सेरिन और थ्रियोनिन को टारगेट करता है। ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना, आपको बेसिकली याद रखना है ये, अभी जो आज हम सिग्नलिंग पढ़ेंगे ना, तीन चार सिग्नलिंग है, छोटी छोटी सिग्नलिंग है, तो आपको थोड़ा बहुत बस उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जीपीसीआर और आरटीके कंपैरेटिवली थोड़ा सा मतलब ज्यादातर क्वेश्चन उसमें से आता है, बट ये होता है कि इसमें से छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें आपको ज्यादा ना तो डिटेल में जाना है और ना ही आपको मतलब इसको जो फैक्टर्स हैं, जैसे होता है ना, एक वही बात हो रही है, आपको ये याद रखना है कि कौन सा लिगेंड या कौन सा हार्मोन किस टाइप की सिग्नलिंग दिखाता है। ठीक है। जैसे आपने जीपीसीआर, क्योंकि जीपीसीआर में सबसे ज्यादा नाम है कि बहुत उसमें भी, क्योंकि दो टाइप की हमने बात करी थी, एक जीएस की बात करी थी, एक जीक्यू की बात करी थी, इसके अलावा अगर इनहिबिशन किया तो जीआई की भी बात की थी। ठीक है। वहां तो मेनली इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर्स ही आपने याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ज्यादा नाम नहीं है आपके। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक आपको दिख रहा है एएनएफ। एएनएफ क्या होता है? एएनएफ कहाँ पढ़ा आप लोगों ने? एएनएफ होता है एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर। एएनएफ क्या करता है? पढ़ा है एएनएफ के बारे में? एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर कौन बनाता है?
हम्म। कोई बताएगा एएनएफ कौन बनाता है और इसका क्या एक्शन होता है? ऑनलाइन वालों में कोई एएनएफ क्या बनाता है और उसका क्या मोड ऑफ एक्शन होता है? हाँ जी, पीछे जूलॉजी वाले बताओ। आपका भी जूलॉजी है? बताओ फिर, जूलॉजी वाला एएनएफ कौन बनाता है? कैसे पढ़ाई करते थे यार आप लोग, मुझे समझ नहीं आता है। हैं? डिटेल तो चीजों की मतलब बहुत दूर की बात है, वो तो आप छोड़ो, वो तो आप मतलब इतनी डिटेल तो मुझे भी नहीं आती होगी। हैं? कौन बनाता है एएनएफ? ऑनलाइन वालों में, वो ऑनलाइन वाली तो देख के भी बता सकते हैं। हैं? उनके पास ऑप्शन होती है। हाँ भाई बताओ, एएनएफ जो है वो कौन बनाता है? देखो, साइंस की एक खास बात है, या जो भी हमारी बायो है, जो इसकी एक खास बात यह है कि जब तक हमें चीजें पता नहीं होंगी ना, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं बन सकता। ये इसकी खास बात है, ठीक है। ये अगर आप ये सोचते हो ना कि हम ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, इसको आप कहानी की तरह पढ़ोगे, तो ये कहानी है बताने को क्या, मेरे को क्या, मैं यहाँ पर इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि एएनएफ कौन बनाता है, एएनएफ का क्या रोल है। यहाँ पर सिर्फ हम सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं कि एएनएफ सिग्नलिंग कौन सी दिखाता है, ठीक है। जब तक हमें, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको हॉर्मोन्स पढ़ने चाहिए, ठीक है, हॉर्मोन्स एएनएफ के बारे में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक के अंदर, ठीक है। तो ये हम हम उस स्टेज पे आ जाते हैं ना, अब उस स्टेज पे आ जाते हैं, अब आगे चीजें आसान नहीं होती इतनी ना, जब आप एक हाई डिग्री कर लेते हो। क्योंकि सामने वाले को तो यही लगता है ना, इसको ये आता होगा। चाहे एग्जाम है, कल को इंटरव्यू देने जाना है, एग्जाम तो चलो एक एक अलग, एग्जाम में तो ये होता है कि आपके पास मान लो ऑप्शन होती है कुछ आपके, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जो आपको मतलब जो जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होंगे आप उस पर कर लोगे, जो नहीं आते होंगे। बट इंटरव्यू में तो पता नहीं लगता ना, वो कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है ना। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं कर सकता है कोई, कहते हैं हम इंटरव्यू मतलब जो हमारे पेपर का इंटरव्यू है, जिसको जो आता होगा वो पूछ लेगा। क्योंकि हर एक का अपना अपना एरिया ऑफ रिसर्च होता है। अब मान लो कोई पर्सन किसी भी पे, या तो हम उसके बारे में पढ़ के जाएं जिस पे वो काम कर रहा है, क्योंकि वही उसका, भाई कोई एनिमल्स पे काम कर रहा है तो उसको एनिमल्स की नॉलेज है, कोई प्लांट्स पे काम कर रहा है तो उसको प्लांट्स की नॉलेज है, ठीक है। तो सबका एक आगे एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है, ठीक है। बट क्या होता है, जनरल चीजें, ठीक है, बार बार यही कहा जाता है। कई बार हम सेमिनार्स लेने जाते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं हमें इंटरेस्ट कैसे पता लगे। इंटरेस्ट कैसे पता लगेगा, जब पढ़ोगे तभी पता लगेगा। कोई चीज, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे आपको मैं एक सिग्नलिंग बता रहा हूँ, अब ये ऐसा थोड़ा है कि सभी को अच्छी लगती होगी, किसी को लगेगी किसी को नहीं लगेगी। बट वो होता है ना, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कैलकुलेशन मतलब हम नहीं लेके चल सकते, हमने तो आपको बस एक इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। अब ये तो आपको जज करना होता है कि ये सब्जेक्ट मेरे को करना है या नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो इसलिए बेसिक पढ़े। अब ये ना किसी को भी ना पता हो, ये बड़ी अजीब बात होती है। कोई तो पढ़ाकू होना चाहिए थोड़ा, है। चलिए, एएनएफ जो है वो बेसिकली हमारा हार्ट बनाता है। कौन बनाता है? हार्ट, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है, जब बेसिकली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या जनरली हम इसको पढ़ते हैं जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं, एक्चुअली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे एएनएफ का काम होता है वेसो डायलेशन का, कि ये वेसल्स को डायलेट करता है। वेसल्स डायलेट होने से ब्लड प्रेशर और जीएफआर कम हो जाएगा। ऐसे अगर आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा, होता है रास सिस्टम, रैनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें एंजियोटेंसिनोजन होता है, उससे एंजियोटेंसिन 1 बनता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है, ठीक है। वो जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। ये सिस्टम कब काम करता है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका कम हो रखा है, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो क्या होता है आपका? वैसोकंस्ट्रिक्टर। क्या होता है? वैसोकंस्ट्रिक्टर। ये कब काम करता है? जब ब्लड प्रेशर आपका क्या हो रखा होता है, बेसिकली कम हो रखा होता है, ठीक है। वो होता है ना, ऑब्वियसली बीपी कम है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम है, तो जो वेस्ट का रिमूवल है वो बॉडी से स्लो रेट पे हो रहा है। तो ये एक तरह से सिग्नलिंग सिस्टम होते हैं हमारे अंदर ना।
एएनएफ का काम क्या होता है आपका, ये हार्ट बनाता है, और ये तब बेसिकली हार्ट तब रिलीज करता है जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ये जीएफआर ज्यादा है, तो उस टाइम पे उसको कम करना। ठीक है, नॉर्मली जैसे जीएफआर जो होता है वो 125 ml पर मिनट, और यू कैन से 180 लीटर पर डे होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यूरिन तो चलो हमें 1 से 2 लीटर आता है, बाकी 99 टू मतलब 99 कुछ परसेंट आपका वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो मेन यहाँ पर हम जो सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं, ये जो एएनएफ है, अब हमें ये याद रखना है एएनएफ कौन सी वाली सिग्नलिंग दिखाता है, ग्वानिलाइल साइक्लेज वाली। ये आप देख सकते हो कि साइक्लिक जीएमपी हमें पता है ग्वानिलाइल साइक्लेज बनाता है। एक, अब इसमें ना दो फॉर्म होती हैं, एक होती है मेम्ब्रेन स्पैनिंग फॉर्म, जैसे ये आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है, जहां पर आपका जो भी सिग्नल है वो आगे लगता है, और उसके बाद एक मेम्ब्रेन स्पैनिंग ग्वानिलाइल साइक्लेज है। ठीक है, जो बेसिकली आगे साइक्लिक जीएमपी बनाएगा एंड योर सिग्नल विल बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, तो जो एएनएफ हो गया, या जैसे एक बता रहा है ग्वानिलिन एंड एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन जनरली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो उनके अंदर जैसे उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन उसका पार्ट ही होता है, तो वो जनरली इस पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं। ठीक है, एक और स्पेशली एक और ग्वानिल साइक्लेज होता है जो सॉल्युबल होता है, और उसको कौन एक्टिवेट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हीम, ये देखो ना ग्वानिल साइक्लेज की दो फॉर्म दिखा रखी है, एक दिखा रखा है मेम्ब्रेन स्पैनिंग, और दूसरी क्या शो कर किया है, सॉल्युबल। ठीक है, मतलब जो कि मेम्ब्रेन के साथ कुछ उसकी लिंकेज नहीं है। ठीक है, और इसको एक्टिवेट कौन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कौन से अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे। तो आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन जब सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है तब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मतलब मेन देखो यहां पर जो आपको याद रखना है, एक तो एएनएफ हो गया, वो एक्टिवेट करता है, एक आपका ग्वेनिलिन हो गया, एक आप लिख सकते हो एंडोटॉक्सिन। ठीक है, और एक आप क्या लिख सकते हो, दैट इज योर सॉल्युबल एनो एक्टिवेटेड ग्वानिल साइक्लेज। ठीक है, और एनो जो है वो एक अमीनो एसिड होता है आर्जिनिन, आर्जिनिन इन द प्रेजेंस ऑफ एनो सिंथेज एनएडीपीएच एनएडीपी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, सिट्रुलिन प्लस एनो, सिट्रुलिन प्लस एनो, क्या बन जाएगा आपका, सिट्रुलिन प्लस एनो इज योर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब मेन देखो, मेन कंफ्यूजन वही होता है ना, वहां पर आपको गया कि कौन सा हार्मोन कौन सी सिग्नलिंग दिखाता है। ठीक है, अब इसके लिए होता है कि हमें सबके नाम पता होने चाहिए, जैसे मान लो मेरे को कुछ नाम पता है कुछ नहीं पता है, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन है। ठीक है, जैसे अब आपको पता होना चाहिए कि जो एएनएफ है वो कौन सी वाली सिग्नलिंग दिखाता है, ग्वानिल साइक्लेज वाली। ठीक है, जैसे यहां पर हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अब लिखा ना, देखो इसमें क्या लिखा है, जो कैटालिटिक और रेगुलेटरी डोमेन्स हैं वो एक ही पॉलीपेप्टाइड में है। ठीक है, रेगुलेटरी मतलब जिसने बाइंड करना है, कैटालिटिक मतलब जिसने जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनाना है। साइक्लिक जीएमपी कैरीज डिफरेंट मैसेजेस इन डिफरेंट टिश्यूज, जैसे किडनी और इंटेस्टाइन में उसका काम क्या होता है, इट ट्रिगर्स चेंजेस इन आयन ट्रांसपोर्ट एंड वाटर रिटेंशन। ठीक है, कार्डियक मसल के अंदर ये रिलैक्सेशन इंड्यूस करता है, और ब्रेन के अंदर इट मे बी इन्वॉल्व बोथ इन डेवलपमेंट इन एंड एडल्ट ब्रेन फंक्शन। ठीक है, वही है ना, मतलब जो साइक्लिक जीएमपी जो सिग्नल लेके जा रहा है वो डिपेंड कर रहा है ना, जैसे अब जैसे आपने कहा कि जो ग्वानिलिन है एंडोटॉक्सिन का रिसेप्टर है, वो तो स्पेसिफिकली कहां पर होता है, दैट इज बेसिकली इन वो कहां पर होता है, इंटेस्टाइन में। अब जैसे क्या होता है ना, कई बार आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो जो एंडोटॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया से आ रहा है, तो वो क्या करता है ना, जो आयन या वाटर का ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्टर्ब कर देता है। जैसे बहुत सारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारी इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं, सो दे मे लीड टू डायरिया, कि डायरिया हो जाता है क्योंकि आयंस और वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है उसको वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग रोल हो सकते हैं साइक्लिक जीएमपी के। ठीक है, जैसे अब ये देखो यहाँ पर क्या बताया, ग्वानिलाइल साइक्लेज in the kidney is activated by peptide hormone atrial natriuretic factor, which is released by cells in the cardiac atrium when the heart is stretched by increased blood volume। ठीक है, तो ये एएनएफ कौन रिलीज करता है आपका,
बेसिकली आपका हार्ट बनाता है, मतलब कार्डियक एट्रियम। और ये बेसिकली एक्ट कहां पर करता है? किडनी में जाके। ठीक है, कब काम करता है? जो मैंने आपको बताया, जब आपका ब्लड प्रेशर क्या है? बढ़ा हुआ है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ी हुई है। वॉल्यूम को मतलब प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आपने उसको कैसे कम करना है? डायलेट करके। उसको डायलेट करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। कैरिन इन द ब्लड टू द किडनी, एएनएफ एक्टिवेट्स ग्वानिलाइल साइक्लेज इन द सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। जैसे साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ता है, तो वो और भी बता रहा है, जैसे एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को इंक्रीज करा देता है, कॉन्सिक्वेंटली वाटर का। उससे देखो ना, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ी है तो ब्लड की वॉल्यूम को कम कर रहा है। ठीक है। जनरली हम प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, यहां पर वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम बढ़ी है तो जैसे नॉर्मली जितना एक ब्लड की वॉल्यूम होनी चाहिए, अगर उससे वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या वो वॉल्यूम कैसे कम होगी? क्योंकि एक्सक्रीशन के थ्रू ही। ठीक है। वाटर लॉस रिड्यूसेस द वाटर वॉल्यूम, countering the stimulus that initially led to ANF secretion. Vascular smooth muscle also have an ANF receptor guanylyl cyclase. On binding to this receptor, ANF क्या कराता है? लिखा ना, मैंने आपको बताया था, रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल विच इंक्रीजेस ब्लड फ्लो वाइल डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। मतलब देखो, इसका अलग अलग जगह पे एक्शन है। एक तो ब्लड की वॉल्यूम को कम कर रहा है, दूसरा ये क्या करता है कि जो हमारे अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, स्मूथ जो मसल्स हैं, क्योंकि स्मूथ मसल्स पे इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है। तो दे ऑल्सो हैज एन एएनएफ रिसेप्टर। जैसे रिसेप्टर बाइंड करता है तो वो रिलैक्सेशन कराता है ब्लड वेसल्स की, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। मतलब अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि एएनएफ का काम क्या है? ये वेसो डायलेटर है। ठीक है, ये वेसो डायलेटर है। और दूसरा, किडनीज लेवल पे एक्ट करके, या उसमें जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होती है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। तो वहां पर सोडियम और वाटर के जो भी उसके एक्सक्रीशन, जैसे सोडियम का एक्सक्रीशन ज्यादा होगा तो साथ में वाटर का भी होगा। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि एक ग्वानिल साइक्लेज कहां पर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल लाइनिंग द इंटेस्टाइन इज एक्टिवेटेड बाय पेप्टाइड ग्वानिलिन विच रेगुलेट्स क्लोराइड सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन। ठीक है। एक तो चलो नॉर्मल ग्वानिलिन है। द रिसेप्टर इज ऑल्सो द टारगेट ऑफ हीट स्टेबल पेप्टाइड एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय इकोलाई एंड अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर देखो ना, एक तो नॉर्मली क्लोराइड का सिक्रीशन इतना होना चाहिए, लेकिन अगर हमें किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो वो भी जाके उस पर्टिकुलर जो रिसेप्टर उसको एक्टिवेट कर रहा है, तो वो तो एक तरह से एक्स्ट्रा एक्टिवेशन होगी। एक्स्ट्रा एक्टिवेशन का मतलब साइक्लिक जीएमपी ज्यादा बनेगा। साइक्लिक जीएमपी ज्यादा बनेगा तो क्लोराइड का सिक्रीशन ज्यादा होगा। क्लोराइड का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, तो उन्हें डायरिया हो जाता है। डायरिया में ये होता है ना कि बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो नॉर्मली ग्वानिलिन का काम है कि क्लोराइड को सिक्रीट कराना, बट अगर हमें कोई इन्फेक्शन एक्स्ट्रा हो गया वो तो फिर दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा एक्टिवेशन ना, कि नॉर्मली तो इतना साइक्लिक जीएमपी बनना चाहिए था, बट बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा बन रहा है। ज्यादा बनेगा तो क्लोराइड का सिक्रीशन भी ज्यादा होगा, क्लोराइड का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो डायरिया हो जाएगा। ठीक है। और एक जो मैंने आपको बताया था कि एक वो ग्वानिलाइल साइक्लेज जिसके पास हीम ग्रुप होता है, विच इज ए सॉल्युबल, और उसको कौन एक्टिवेट करता है? आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आर्जिनिन बाय कैल्शियम डिपेंडेंट एनोसिंथेज प्रेजेंट इन मैमेलियन टिश्यूज एंड डिफ्यूजेस फ्रॉम इट्स सेल ऑफ ओरिजिन इनटू नियर बाय सेल। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड अभी मैंने आपको बताया, ये आर्जिनिन से जब सिट्रुलिन बनता है तब जाके आपका क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। आर्जिनिन से जब क्या बनता है? आपका सिट्रुलिन। ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है दैट इज कैल्शियम डिपेंडेंट, और प्लस क्या बन जाता है? अब एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कौन से अमीनो एसिड से बनता है, तो उसका आंसर क्या था? आपका आर्जिनिन। क्या आंसर था उसका? आर्जिनिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर। देखो ना, कई बार तो सिंपल क्या होता है, वो एक टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर वो लिखेंगे ये हॉर्मोन्स हैं, बताओ ये कौन सी सिग्नलिंग दिखाते हैं, तो उसमें आपको मैच करना होगा। ठीक है। यहां पर हॉर्मोन्स लिखे होंगे कि ये, जैसे इंसुलिन लिख दिया, ग्लूकागोन लिख दिया, एएनएफ लिख दिया, कुछ भी लिखेंगे, एंड यू हैव टू मैच। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कौन सी सिग्नलिंग दिखाता है। ठीक है। जो एनओ होता है, जैसे अब एनओ तो सेल ने बनाया, वो नॉन पोलर होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। जैसे हम यही कह रहे हैं ना
कि एक सेल ने बनाया तो वो टारगेट नियर बाय सेल्स के पास जा सकता है। तो ये एक सेल ने बनाया, तो इसने मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो दूसरा सेल है उसके अंदर चला गया, उसमें ग्वानिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया, फिर साइक्लिक जीएमपी ज्यादा बनेगा। जैसे हार्ट के अंदर साइक्लिक जीएमपी का काम क्या होता है, ये फोर्सफुल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम करता है बाय आयन पंप दैट रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम द साइटोसोल। ठीक है, हार्ट के अंदर बता रहा है, हार्ट के अंदर जब साइक्लिक जीएमपी वाली सिग्नलिंग होती है तो जो फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है आपकी, फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये कैल्शियम को रिमूव करता है कहां से, आपके साइटोसोल से। कैल्शियम को रिमूव करता है कहां से, साइटोसोल से। ठीक है, तो एनओ क्या करता है, ये फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कैसे कम करता है, बाय स्टिमुलेटिंग द आयन पंप। वही है ना, देखो हर एक चीज की सिग्नलिंग है। अभी आपने कहा कि साइक्लिक जीएमपी बनेगा, उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो उस आयन पंप को स्टिमुलेट कर रहा है जो कैल्शियम को साइटोसोल से रिमूव करेगा। मतलब ऑब्वियसली अगर कैल्शियम ज्यादा है तो मे बी फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन अगर वो कैल्शियम कम हो जाएगा तो फोर्सफुलनेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी आपकी, आपकी कम हो जाएगी। अब जैसे एक केस स्टडी है, एक्चुअली जो एनओ induced relaxation of cardiac muscle is the same response brought about by nitroglycerin and other nitrovasodilator taken to relieve angina pectoris। ठीक है, angina pectoris बेसिकली क्या होता है, इसमें द पेन caused by contraction of heart deprived of oxygen because of blocked coronary arteries। मतलब इसके अंदर acute chest pain होती है, और उसका रीजन क्या है कि जो कोरोनरी आर्टरीज है वो क्या आपकी ब्लॉक्ड है। कोरोनरी आर्टरीज वही होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, सो जैसे जिनको भी ये एक्यूट चेस्ट पेन होती है तो उनको एनओ दिया जाता है। ठीक है, और दैट इज बाय, दैट इज थ्रू नाइट्रोग्लिसरीन या दूसरे नाइट्रोवेसोडाइलेटर आते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ना वो अनस्टेबल होता है, और इसका एक्शन जो होता है वो बड़ा ब्रीफ होता है। विद इन सेकेंड ऑफ इट्स फॉर्मेशन इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ठीक है, एक्चुअली इसमें ना एक केस स्टडी थी जिसके बेस पे साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। एक्चुअली क्या था कि जो नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह होता है ये बेसिकली हम कहाँ पर यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने में यूज करते हैं। पढ़ा है कभी ऐसा नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोजिव बनाने में? है, ये तो पढ़ाया जाता था नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोजिव बनाने में। हम्म, तो ये वैसे आपको याद रखना होता है। एक्चुअली क्या था कि जैसे जैसे वहां पर एक जैसे जो फैक्ट्री थी जहां पे लोग काम करते थे, तो जैसे मान लो उनको एंजाइना पेक्टोरिस था। ठीक है, मैं भी कुछ को था। तो जब वो तो वर्क जब वो मतलब काम पे होते थे या जब वो फैक्ट्री में जाते थे तब वो ठीक रहते थे, लेकिन जब वो वीकेंड्स पे घर जाते थे वो बीमार हो जाते थे। तो साइंटिस्ट ने देखा कि ऐसा क्या है कि वो जो फैक्ट्री में रह रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, जैसे उल्टा हो रहा है ना, बंदे घर जाके ठीक होते हैं या हम फैक्ट्री में जाके ठीक हो रहे थे हैं। तो, तो फैक्ट्री में जब जाते थे तो वो ठीक रहते थे, घर जाके बीमार हो जाते थे। तो साइंटिस्ट ने फिर देखा कि वहां से एनओ एनओ के बारे में उनको पता लगा कि एनओ जो है वो एक वेसोडाइलेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि जब वो वर्क कर रहे हैं नाइट्रोग्लिसिन से, सो दे वर गेटिंग द सप्लाई ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, तो वो उनके अंदर जा रहा था। ठीक है, क्योंकि और उसकी वजह से वो ठीक रहते थे। लेकिन जब घर गए तो फिर तो सप्लाई है नहीं नाइट्रिक ऑक्साइड की, बीमार हो जाते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नाइट्रो वेसोडाइलेटर प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, बिकॉज दे ब्रेक डाउन ओवर सेवरल आवर्स। ठीक है, yielding ए स्टैटिक स्ट्रीम ऑफ एनओ। जैसे नॉर्मली जो एनओ है वो तो काफी अनस्टेबल है, बट जो आप वो कह रहे हैं कि इसके थ्रू जो दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई नाइट्रो वेसोडाइलेटर दिया तो वो स्टैटिक स्ट्रीम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहे हैं।
द वैल्यू ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एज ए ट्रीटमेंट फॉर एंजाइना वाज डिस्कवर्ड सेरेंडिपिटसली। सेरेंडिपिटसली मतलब होता है बाय चांस डिस्कवरी इन फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग नाइट्रोग्लिसरीन एज एक्सप्लोजिव इन द 1860s. Workers with angina reported that their condition was much improved during the work week but worsened on weekends. The physicians treating these workers heard this story, and so often they made the connection and a drug was born. ठीक है, तो वही नाइट्रोग्लिसरीन जो मेनली हम एक्सप्लोजिव बनाने में यूज करते हैं, उसको हम एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि उससे जो एनओ की मतलब वही है ना कि जिसको ये प्रॉब्लम है, मतलब उसके अंदर आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो रखी हैं या जो भी जैसे मसल्स वगैरह के अंदर कुछ है, तो कैसे उसको रिलैक्स करना है, तो वो रिलैक्स करने में एनओ का रोल है। ठीक है, तो एनओ एक तरह से जैसे अभी आपने लिखा ना कि फोर्सफुलनेस ऑफ कंट्रैक्शन को वो कैसे कम करता है, बाय basically stimulating the ion form that remove calcium from the cytosol. ठीक है, क्योंकि आर्टरीज ब्लॉक होने की वजह से जो हार्ट की मसल है, मे बी उसके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। देखो, जो ब्लड है वो तो आर्टरीज नहीं लेके जाना है, ठीक है ना, आर्टरीज ही ब्लॉक्ड है तो मसल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो कैसे उन अ, मतलब हम बाहर से कोई ना कोई ट्रीटमेंट दें, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हम रिलैक्सेशन लेके आते हैं कार्डियक मसल की। ठीक है, मतलब वो है ना कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो कार्डियक मसल्स पे ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इसका रीजन यही होता है, एंजाइना पेक्टोरिस में ये होता है कि जो एक्यूट चेस्ट पेन होती है ड्यू टू द, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन जो है वो हार्ट मसल के पास नहीं पहुंच पा रही है। और वो क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आपकी आर्टरीज ब्लॉक है। तो हम बाहर से जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं जिससे वो रिलैक्सेशन करता है आपकी कार्डियक मसल की। ठीक है, तो ये आपका रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेस। ठीक है, देखो मेन तो इसमें कुछ पॉइंट्स ही हैं। एक तो वही है कि कौन ये वाली सिग्नलिंग दिखाते हैं। अगर मैं सोल्यूबल एनओ की बात कर रहा हूँ तो उसको कौन एक्टिवेट करता है। ठीक है, और यही मेन है इसके अंदर जो आपको याद रखना है। और एनओ जो है वो एक तरह से वेसोडाइलेटर है आपका, तो वो साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट करता है। साइक्लिक जीएमपी कैसे फोर्सफुलनेस को रिड्यूस करता है आपका, बाय रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम द साइटोसोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिसेप्टर ग्वानिलाइल साइक्लेस। सो गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है, तो हम सिग्नलिंग के अंदर अब किसकी बात करेंगे, गेटेड आयन चैनल्स, क्योंकि ये भी एक तरह की सिग्नलिंग है। क्योंकि जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोटाइप्स बताए थे, तो उसमें से एक सिग्नलिंग कौन सी होती है, गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, अब इसमें एक तो सिंपली आपको ये याद रखना होता है कि जो आयन चैनल्स हैं दे आर वोल्टेज गेटेड और दे आर लाइगेंड गेटेड। ठीक है ना, तो कुछ आयन चैनल्स ऐसे होते हैं जिनको मेम्ब्रेन की वोल्टेज डिसाइड करती है कि ये चैनल ओपन होगा या क्लोज होगा। मे बी वो एक एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जो सेल की मेम्ब्रेन का है वो ओपन है, दूसरे पे वो क्लोज है। ठीक है, अब वो तो डिपेंड करता है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइगेंड में ये होता है, मे बी सम ऑफ द लाइगेंड दे विल बाइंड, दे विल दैट विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ द आयन चैनल, और कुछ आपके कुछ आपके लिगेंड लगने से चैनल ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे गेटेड आयन चैनल्स की। ठीक है, तो आयन चैनल्स अंडरलाई इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग इन एक्साइटेबल सेल। ठीक है, जैसे कुछ सेल्स हमारे अंदर होते हैं जो एक्साइटेबल होते हैं, कि जब एक एक्सटर्नल सिग्नल आता है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, एंड दैट विल पास इट ऑन। ठीक है, मतलब करंट पास होता है। जैसे हमने पढ़ा था, ये मैंने आपको सेल बायो में बताया था, जैसे जो सोडियम चैनल होता है, पोटेशियम चैनल होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है, तो एक तरह से जैसे वहां पर हमने मेनली क्या डिस्कस करा था। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक डायग्राम में दिखाया भी होगा। जैसे क्या होता है ना, नॉर्मली जो मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल जो रेस्टिंग होता है तो वो होता है -70। ठीक है, तो माइनस ये इंडिकेट करता है कि जो इनसाइड है दैट इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है, लेकिन जब सिग्नल आता है तो पोलैरिटी बदल जाती है। ठीक है ना, और बेसिकली देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्योंकि करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, ये चलो अभी मैं आपको बताऊंगा, वैसे हमने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो
जो एक्साइटेबल सेल्स हैं उनका अलग अलग रोल हो सकता है, जैसे नर्व कंडक्शन हो गया, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हार्मोन सिक्रीशन हो गया, सेंसरी प्रोसेस हो गया, लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, ठीक है। वो अलग अलग जगह पर, मतलब जो भी सिग्नल आ रहा है वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। द excitability of sensory cell neurons and myocytes depend on ion channels, signal transducers that provided regulated pathway for the or regulated path for the movement of inorganic ions। सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स है ना। देखो उसके हिसाब से आयंस की मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे हमने जब ये वाला आपका पढ़ा था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज की वजह से, क्योंकि वो 3 सोडियम को बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जब स्टिमुलस आता है तो सोडियम चैनल ओपन होता है, सोडियम आयंस अंदर आते हैं, तो मेम्ब्रेन -70 से कहां पहुंच जाती है? +30, -70 मिली वोल्ट टू +30 मिली वोल्ट, जिसे हमने क्या बोला था? डीपोलराइजेशन, ठीक है। लेकिन जब आयंस बाहर जाता है, जैसे पोटेशियम बाहर जाता है, तो उसे डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, ताकि वो दोबारा किस स्टेज पे आ जाए? रेस्टिंग स्टेज पे, ठीक है। फिर एक हमने जैसे कैल्शियम वाला पढ़ा था, जब मैंने आपको कहा था कि जब केमिकल साइनेप्स होता है, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था सबसे पहले सोडियम चैनल ओपन होता है जो मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन करता है, उसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन होता है, कैल्शियम फिर अंदर आएगा, और कैल्शियम मैंने आपको बताया था जो सिनेप्टिक वेसिकल होती है उसमें किसके साथ बाइंड करता है? क्या नाम होता है उसका? कैल्शियम सेंसर कौन होता है? सैनेप्टोटैगमिन। 4 नाम मैंने आपको बताए थे। एक होता है टी स्नेयर सिंटैक्सिन, जो कि होता है किसकी मेम्ब्रेन में होता है? टारगेट मेम्ब्रेन में, ठीक है। एक होता है सेनेप्टोब्रेविन, जो कि होता है वेसिकल की मेम्ब्रेन में। फिर एक हमने पढ़ा था सैनेप्सिन, जो प्रिवेंट करता है कि जब कोई सिग्नल नहीं होता तो वेसिकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ ना जाए। और चौथा हमने क्या पढ़ा था? सैनेप्टोटैगमिन विच इज द कैल्शियम सेंसर, ठीक है। मतलब ये सब कुछ ही उसमें बता रहा है ना। जैसे ये मेनली इसको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक केमिकल सिनेप्स की फॉर्म में भी दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक भी दिखा रहा है। जैसे जो नॉर्मली हमने इलेक्ट्रिक सिनेप्स पढ़ा था उसमें हमने सिंपली इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग की बात करी थी, बट इसमें भी भैया ना पहले वोल्टेज चेंज होती है उसकी, जैसे पहले सोडियम चैनल ओपन होता है उसमें भी अगर केमिकल सिनेप्स भी है, फिर कैल्शियम चैनल ओपन होता है, और फिर आपका जो वेसिकल है इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये फ्यूज करती है, ठीक है। और उसके बाद जो वहां पर चैनल है, वो जो चैनल है उसके ऊपर एसिटाइल कोलिन जाके लगता है, और फिर वो क्या करता है? आपका चैनल ओपन हो जाता है, और उसके थ्रू फिर कौन से आयंस बताए थे जो एसिटाइल कोलिन चैनल के थ्रू जाते हैं? एसिटाइल कोलिन वाला जो है वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है। मतलब ये मेनली इसने सिर्फ हमें एसिटाइल कोलिन वाली सिग्नलिंग ही दिखा रखी है यहाँ पर ना। तो एसिटाइल कोलिन वाला चैनल क्या होता है आपका? लिगेंड गेटेड, और ये कैटायन चैनल होता है। कौन कौन से कैटायंस को जाने देता है अगर ये चैनल ओपन हुआ? सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। देखो ना वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। एक बार तो क्वेश्चन आया कि एसिटाइल कोलिन वाला चैनल किसका एग्जांपल है? आंसर था लिगेंड गेटेड। दूसरी बार क्वेश्चन आया कि एसिटाइल कोलिन वाला चैनल, इट इज लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, लिगेंड गेटेड एनायन चैनल। तो ये कौन सा चैनल होता है? लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। और ये वाला चैनल जो है ये सिर्फ किसको जाने देता है? सोडियम को, पोटेशियम को, और कैल्शियम को। फिर एक जो मैं अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि जो एसिटाइल कोलिन वाला चैनल होता है उसके साथ कितने एसिटाइल कोलिन लगते हैं? 2, क्योंकि इस चैनल के अंदर 2 अल्फा सब यूनिट्स होती हैं, और एक अल्फा के साथ एक एसिटाइल कोलिन लगता है, दूसरे के साथ दूसरा लगता है। तो देखो 3 4 क्वेश्चन तो यही है जो मैं आपको बता दिए कि जो एसिटाइल कोलिन वाला चैनल किसका एग्जांपल है, किस टाइप के आयंस को वो जाने देता है, उस चैनल का स्ट्रक्चर कैसा है, कि उसके साथ कितने आपके एसिटाइल कोलिन लगते हैं। तो उसका आंसर क्या है आपका? 2। कितने एसिटाइल कोलिन लगते हैं आपके? 2।
ठीक है। अब जैसे ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सोडियम पोटेशियम होता है वो इलेक्ट्रोजेनिक होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्बैलेंस करने के लिए। जो हमें मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 दिखता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज। क्योंकि ये क्या करता है? 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। ऑब्वियसली अगर 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, तो नेट तो एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है ना। इसलिए हम लिखते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? -70। और माइनस क्या शो करता है? कि जो इनसाइड है वो ज्यादा नेगेटिव है आउटसाइड से। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है देखो डिटेल में ना। ये जैसे ये मैंने आपको बताया था पहले भी। जैसे ये देखो, ये वही बता रखा है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज की वजह से ये पोटेंशियल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होते हैं, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये एक्शन पोटेंशियल की बात करी थी कि जैसे हम स्टिमुलस देते हैं तो पहले क्या होती है? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? क्योंकि सोडियम चैनल ओपन होता है, और सोडियम चैनल ओपन होगा तो सोडियम आइंस बाहर आएंगे। रिपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? जब पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। फिर मैंने आपको 2 पीरियड भी बताए थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है उसमें डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन आता है। ठीक है, मतलब इस टाइम पे मैंने आपको कहा था आप सेकंड एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर सकते, चाहे आप जितना भी बड़ा स्टिमुलस दे लो। लेकिन जो हाइपर पोलराइजेशन वाला टाइम था, इसमें हमने कहा था वैसे जनरेट नहीं होता है। मतलब कई बार मेम्ब्रेन क्या होता है ना, -70 से और ज्यादा नेगेटिव चली गई, तो इस टाइम पे जनरली तो जनरेट नहीं होता है। लेकिन आप, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, जैसे अब यहां पर एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, जो आप ये दिखा रहे हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर एक एक्शन पोटेंशियल ऐसे जनरेट हो गया, ठीक है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, आप दूसरा नहीं जनरेट कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप सोचो, क्योंकि अभी चैनल्स इन्वॉल्व है ना इसी को कंप्लीट करने में, आप दूसरा नहीं यहां पे स्टार्ट कर सकते। ठीक है, लेकिन जब वो इस टाइम पे आ गया, इस टाइम पे भी जनरली जनरेट तो नहीं होता है, मतलब जब वो -70 से नीचे चला गया। लेकिन यह है कि आप बड़ा स्टिमुलस देके उसको दोबारा आप उसको जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 टाइप के पीरियड होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच सेकंड एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी जनरेटेड नो मैटर हाउ लार्ज द स्टिमुलस इज। ठीक है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या आता है आपका? डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में आपका डीपोलराइजेशन एंड क्या आता है? रिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या आता है आपका? हाइपर पोलराइजेशन। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या आता है आपका? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो एब्सोल्यूट में तो आप सेकंड एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर सकते, आप चाहे जितना बड़ा स्टिमुलस दे लो, बट रिलेटिव में आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेनली अभी हमने किसकी बात करी? जो वोल्टेज, इसका मतलब क्या ना, जो सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है, इनकी ओपनिंग या क्लोजिंग मेम्ब्रेन की वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि अगर मेम्ब्रेन की वोल्टेज जैसे देखो ना, मान लो -70 पे हमने पढ़ा था चैनल बंद होता है। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल आपने 10 से 15 मिली वोल्ट या 20 मिली वोल्ट ज्यादा दिया, तो सोडियम चैनल ओपन हो गया। मतलब -70 पे आपका सोडियम चैनल बंद है। लेकिन जब वो पोटेंशियल -70 की जगह आपने -50 दिया, मतलब ज्यादा बड़ा स्टिमुलस दिया, तो आपका चैनल ओपन हो गया। तो इस टाइप के चैनल जो मेम्ब्रेन की वोल्टेज पे डिपेंडेंट होते हैं, कि मेम्ब्रेन की वोल्टेज डिसाइड करती है कि वो चैनल ओपन या क्लोज होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? आपके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, अब जैसे हमें यहां पर क्या बता रखा है? जो एसिटाइल कोलिन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया है? द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इज ए लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जो मैंने आपको पहले ही बताया। द निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर
mediates the passage of an electrical signal at some type of synapses and at a neuromuscular junction, signaling the muscle to contract. बेसिकली एक होते हैं निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, दे वर ओरिजिनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मस्कैरिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर बाय द सेंसिटिविटी ऑफ द फॉर्मर टू द निकोटिन। ठीक है, ये निकोटिन से मतलब सेंसिटिव होते हैं, और दूसरे वाले आपके एक मशरूम एल्कोलॉइड होता है मस्कराइन। ठीक है, दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज्ड बाय द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन diffuses a few micrometer to the plasma membrane of the postsynaptic neuron और myocyte। वही ना, जैसे ये वाली सिग्नलिंग है, क्योंकि एक होता है आपका, पहले एक न्यूरॉन है, उसका दूसरा है, तो ऑब्वियसली ये प्री सिनेप्टिक होता है, बीच में सिनेप्टिक लेफ्ट होती है, पोस्ट सिनेप्टिक है। ठीक है, तो जैसे ही वो डिफ्यूज हो गए, पहले तो जो वेसिकल है उसने, उसके अंदर जो न्यूरो है वो रिलीज हुआ, वो थोड़ा माइक्रोमीटर डिफ्यूज हुआ, वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, अगर तो दो न्यूरॉन के बीच में सिग्नलिंग है तो वो न्यूरॉन पे जाके बाइंड करेगा, और अगर एक न्यूरॉन और मसल के बीच में है तो फिर वो मसल पे जाके लगेगा, विच बाइंड्स टू द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। दिस फोर्सेस ए कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर कॉजिंग इट्स आयन चैनल टू ओपन। जैसे एसिटाइल कोलिन वाला चैनल ओपन होगा तो क्या होगा, द रिजल्टिंग इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैटायंस। क्या, देखो जब भी पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आएगा दैट विल लीड टू द डीपोलराइजेशन। क्या होगा, डीपोलराइजेशन। जैसे मसल फाइबर में होगा तो वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, और ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है वो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम इन सबको जाने देता है, लेकिन दूसरे कैटायंस या एनायंस को वो नहीं जाने देता। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ सोडियम थ्रू एन एसिटाइल कोलिन आयन चैनल इज अनसैचुरेबल, इट्स रेट इज लीनियर विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर। अब डिपेंड करता है बाहर कितना सोडियम है, जितना बाहर ज्यादा सोडियम होगा उतनी ज्यादा स्पीड से आएगा। जैसे यहां पर उसने आपको बता रखा है 2 × 10⁻⁷ आयन पर सेकेंड। 2 × 10⁻⁷ आयन्स का मतलब आप समझ रहे हो, 10⁻⁷ होता है 1 करोड़, मतलब 2 करोड़ आयन्स 1 सेकंड में अंदर आ सकते हैं, 2 करोड़ आयन। तो आप सोचो क्या हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट होती है सोडियम की रिसेप्टर आयन चैनल के, ये बहुत फास्ट है। तो कितने आयन एक बार में अंदर आ सकते हैं आपके, 2 करोड़। 2 × 10⁻⁷ आयन्स पर सेकेंड अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, आया समझ में ये। देखो ये देखो, आपको मेन आप जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझना है। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये सारी सिग्नलिंग है, आपको मेनली सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये बताओ कि एसिटाइल कोलिन, जैसे एसिटाइल कोलिन पे मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बताए, लाइगेंड गेटेड होता है, कैटायन चैनल होता है, इसका जो रिसेप्टर है उसकी में उसके साथ 2 एसिटाइल कोलिन लगते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने हमें क्या कहा है कि लाइक अदर गेटेड आयन चैनल, तो जो आपका जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है वो किसके रिस्पॉन्स में ओपन होता है, टू स्टिमुलेशन बाय सिग्नल मॉलिक्यूल, और इसके पास इंट्रिंसिक टाइमिंग मैकेनिज्म होता है, क्योंकि उसके कुछ टाइम के बाद जो आपका चैनल है उसमें बंद हो जाना है। ठीक है, लिखा ना, दैट क्लोजेस द गेट गेट मिली सेकेंड लेटर। मतलब जैसे आप कह रहे हो 1 सेकंड में 2 करोड़ जाने थे, ये तो मिली सेकंड में ही बंद हो रहा है। कि ओपन हुआ, अब मान लो 1 मिली सेकंड में, अगर 1 सेकंड में अगर आप कह रहे हो 2 करोड़ जा रहे हैं, तो 1 मिली सेकंड में कितने जाएंगे। हम्म, कितने जाएंगे। अगर 1 सेकंड में 2 करोड़ जा रहे हैं तो 1 मिली सेकंड में कितने जाएंगे। कितने जाएंगे, 1 करोड़। क्या बात है, सामान सुन बिल्कुल नहीं खरीदने जाते हैं। अगर 1 सेकंड में 2 × 10⁻⁷ जा रहे हैं तो 1 मिली सेकंड में कितने जाएंगे। हम्म,
हाँ, 2 × 10⁻⁷ × 10⁻³ क्योंकि मिली होता है कितना, -3, तो कितना है 2 × 10⁻⁴, कितना हुआ ये। ठीक है। सो वही है ना कि चैनल्स जो है वो दे जस्ट ओपन फॉर, मतलब ये देखो ना, सेकंड का भी 10⁻³ मतलब सेकंड का भी 1000 पार्ट, इतनी देर के लिए चैनल ओपन हुआ है। ठीक है। देखो 1 सेकंड की वैल्यू समझो आप, और हमने सालों के साल ऐसे ही लगा दिए हैं। टाइम की वैल्यू नहीं करते ना हम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, द एसिटाइल कॉलिन सिग्नल इज ट्रांजिएंट एज वी हैव सीन an essential feature of electrical signal transduction. We understand the structural changes underlying gating in the acetylcholine receptor, but not the exact mechanism of desensitization in which the uh, gate remains closed even in the continued presence of acetylcholine. जैसे पहले तो आगे लगा, उसके बाद भाई है ना, देखो जो भी आपने जितनी भी टाइप की सिग्नलिंग पढ़ी है, ऐसा तो है नहीं कि वो कॉन्टिन्यूसली रहेगी। आपने पहले उसको ओपन करना है, मतलब जो चीज हुई है उसको बंद भी तो करना है ना, क्योंकि एक टाइम तक ही होगा। जैसे वो कह रहा है कि इस चीज को हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं स्टडी कर पाए हैं कि एसिटाइल कोलिन होने के बावजूद भी वो चैनल क्यों बंद हो जाता है। ठीक है। और जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, उसमें 5 कॉपीज हैं, 5 सब यूनिट्स हैं, बीटा गामा डेल्टा, एंड 2 आइडेंटिकल सल्फा अल्फा सब यूनिट्स, एंड ईच कंटेन एन एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि एसिटाइल कोलिन वाला जो चैनल है उसके साथ कितने एसिटाइल कोलिन लगते हैं, तो उसका आंसर क्या था आपका 2, क्योंकि इसके अंदर इसमें 5 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, एक बीटा होती है, एक गामा होता है और एक डेल्टा होता है, और जो दोनों अल्फा हैं उनके साथ आपका एसिटाइल कोलिन लगता है। ठीक है, उनके साथ आपका एसिटाइल कोलिन लगता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, न्यूरॉन्स हैव रिसेप्टर चैनल्स दैट रिस्पोंड टू डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, जैसे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ आपके डिफरेंट टाइप ऑफ और भी आपके न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जैसे सबका अलग अलग एक्शन है। जैसे अभी आपने एसिटाइल कोलिन पढ़ा, तो दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ चैनल विच अलाउ द पॉजिटिव आइंस, ये आपका जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम को जाने देता है। ऐसे ही क्या बता रहे हैं, जैसे और भी हमारे अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जैसे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जिसे हम क्या बोलते हैं, सीरोटोनिन, आपका ग्लूटामेट हो गया, ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, ग्लूटामेट और ग्लाइसिन तो अमीनो एसिड्स भी होते हैं और साथ साथ में ये न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं। जैसे जो सीरोटोनिन और ग्लूटामेट है, ये तो कौन से चैनल्स की ओपनिंग कराता है, केटाइन की। लेकिन जो ग्लाइसिन है वो एनाइन स्पेसिफिक होता है, मतलब वो जो चैनल्स की ओपनिंग कराता है वो किस किस आयन की मूवमेंट कराते हैं, आपकी नेगेटिव चार्ज की। ठीक है ना, मतलब नेगेटिवली चार्ज आयंस की मूवमेंट कराते हैं। ठीक है। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि एक केटायन और एनायन चैनल में डिफरेंस क्या होता है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो आपका, जैसे अगर हम यहां पर बनाएं, जैसे ये एक एक चैनल है और एक ये चैनल है। ठीक है, तो हमने अगर मान लो मैं एक चैनल ऐसा बना रहा हूं जिसमें कुछ पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड्स हैं, और एक चैनल मैं ऐसा बना रहा हूं जहां पर कुछ पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड हैं, तो इसमें से कौन सा केटायन के लिए होगा, कौन सा एनायन के लिए होगा। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कौन सा केटायन के लिए होगा, कौन सा एनायन के लिए होगा। फर्स्ट वाला किसके लिए होगा। हम्म, फर्स्ट वाला केटायन को जाने देगा या एनायन को। हम्म, फर्स्ट वाला किसको जाने देगा। पेपर में कौन जलाएगा दिमाग की बत्ती। नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, तो फिर क्या सोचना है इसमें बताओ। भाई थोड़ा ना एक्टिव, थोड़ा दिमाग जो है ना पेपर में आपने ही जाके चलाना है। सोचना वहां पे होता है जो चीजें सोचने की होती हैं, जो जनरल सी चीजें आप जनरल उसको सोचो।
ठीक है, तो नेगेटिव जो है उसको, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। इसका मतलब क्या है, जो कैटायन चैनल है उसमें क्रूशियल पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड होते हैं, और जो एनायन चैनल है उसमें पॉजिटिव वाले होते हैं। अगर वो जैसे अब कई बार मान लो हम क्या करें, नेगेटिव का पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो, तो जो एक कैटायनिक चैनल है वो एक एनायनिक चैनल बन जाएगा। ठीक है, यही यहां पर आपको लाइन में बता रखा है कि जो कैटायन चैनल्स होते हैं उसमें नेगेटिवली चार्ज ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड होता है एट क्रूशियल पोजीशन। When a few of these acidic residues are experimentally replaced with basic residues, the cation channel is converted to an anion channel. cation channel किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका anion channel के अंदर। cation channel किस में कन्वर्ट हो जाएगा, anion channel के अंदर। डन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम। अब क्या होता है कि हमें कुछ टॉक्सिन्स के नाम याद रखने हैं जो स्पेसिफिकली आयन चैनल्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, जैसे एक टॉक्सिन होता है डेंड्रोटॉक्सिन। ये टॉक्सिन कौन बनाता है, आपका ब्लैक मैम्बा स्नेक। और ये किसके एक्शन को ब्लॉक करता है, इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, एक होता है आपका टेट्रोडोटॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पफर फिश, इट एक्ट्स ऑन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। और एक होता है कोब्रोटॉक्सिन जो किसको डिसेबल करता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आयन चैनल को। ठीक है, डेंड्रोटॉक्सिन किसको, किसके एक्शन को ब्लॉक कर रहा है, इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। ठीक है, जो टेट्रोडोटॉक्सिन है वो किसके एक्शन को ब्लॉक करता है, सोडियम चैनल के। और कोब्रोटॉक्सिन किसको डिसेबल करता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आयन चैनल्स को। ठीक है, अब वो कह रहा है वाई इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कि जो आयन चैनल्स हैं वो प्रेफर टारगेट है। जैसे टॉक्सिन जो है वो तो किसी एंजाइम को भी टारगेट कर सकता था, वाई टॉक्सिन्स आर टारगेटिंग योर आयन चैनल्स। ठीक है, देखो जो आयन चैनल्स होते हैं ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्पलीफायर है। जैसे आपने देखा एक चैनल मान लो ओपन हुआ, वो 10 मिलियन आयंस को जाने दे रहा है। ठीक है, तो अगर ऑब्वियसली, तो रिलेटिवली फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ आयन चैनल प्रोटीन आर नीडेड पर न्यूरॉन फॉर सिग्नलिंग फंक्शन, क्योंकि एक आयन चैनल ओपन हो गया वो तो बहुत सारे आयन को जा रहा है, तो आयन चैनल्स भी कम है, उनको ब्लॉक करने के लिए टॉक्सिन मॉलिक्यूल भी कम चाहिए होंगे। क्योंकि सेल मान लो एंजाइम्स ज्यादा बना रहा है, तो उनको ब्लॉक करने के लिए फिर टॉक्सिन मॉलिक्यूल भी तो ज्यादा चाहिए होंगे। लेकिन क्योंकि आयन चैनल्स कम होते हैं तो उनको ब्लॉक करने के लिए टॉक्सिन मॉलिक्यूल भी कम चाहिए विद वेरी, और उन टॉक्सिन की हाई एफिनिटी होनी चाहिए आयन चैनल्स के लिए, और कम नंबर ऑफ जो टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली इट विल ब्लॉक योर आयन चैनल। ठीक है, एक कंपेरेबल इफेक्ट बाय ए वे ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम टिपिकली प्रेजेंट इन सेल एट मच हायर कंसंट्रेशन देन आयन चैनल वुड रिक्वायर फार मोर कॉपीज ऑफ टॉक्सिन मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब कम टॉक्सिन के मॉलिक्यूल से ही काम चल रहा है, इसलिए उनका टारगेट आयन चैनल है। अगर एंजाइम को ब्लॉक करना है तो टॉक्सिन मॉलिक्यूल ज्यादा चाहिए होंगे, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन दे हैव गिवन व्हाई the toxins are targeting your ion channels, not your protein, not your enzyme, because enzymes को ब्लॉक करने के लिए you need more amount of toxin molecule, बट जो आयन चैनल्स होते हैं वो कम होते हैं, और उनको ब्लॉक करने के लिए आपको टॉक्सिन मॉलिक्यूल भी क्या चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे। टॉक्सिन मॉलिक्यूल भी क्या चाहिए होंगे आपको, कम चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये मेनली आपको याद रखना है कि आयन चैनल्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिक मैंने आपको बताया, वोल्टेज गेटेड होते हैं, लाइगेंड गेटेड होते हैं, एसिटाइल कोलिन पे आपको
क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ग्लाइसिन, सीरोटोनिन, ग्लूटामेट, ये सब भी क्या आपके, अब देखो ना सीरोटोनिन हमने जीपीसीआर वाली सिग्नलिंग में भी पढ़ा था। वहां पर हमने क्या लिखा था, 5HT1A5HT1B, वो सिग्नलिंग दिखा रहे थे साइक्लिक एएमपी वाली। 5HT1C क्या दिखा रहा था, फॉस्फोलाइपेज सी वाली, जिसमें जीक्यू एक्टिवेट हो रहा था। और ये एक तरह से न्यूरो भी है। ये चैनल्स को भी क्या करा रहा है, ओपन करा रहा है। तो वही हो ना, ऐसा नहीं है कि एक टाइप का, देखो हर एक टाइप का जो मॉलिक्यूल है उसका अलग अलग रोल हो सकता है। सीरोटोनिन was involved in GPCR signaling also. Over there, it was responsible for the activation of a G protein, either GS or GQ. ठीक है, but over here it is just a neurotransmitter which will bind to the channel, and that will lead to the opening of the ion channel. ग्लाइसिन और ग्लूटामेट तो नॉर्मली अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉर्मली तो इनका रोल क्या है, प्रोटीन के अंदर है। बट बिसाइड हैविंग द रोल एज ए पार्ट ऑफ प्रोटीन, दे आर ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ग्लाइसिन भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गेटेड आयन चैनल्स।